नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे हिस्ट्री से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 11 और इसमें दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का। दोस्तों पेपर फर्स्ट जो है हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों हम 50 क्वेश्चन देखेंगे और हर क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और डिटेल में हम दोस्तों हर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का और साथ ही साथ आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन देखिए सर जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप या फिर मार्टिमर फिलर। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की दोस्तों स्थापना कब हुई थी आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1861 में। ठीक है, 1861 में दोस्तों स्थापना हुई थी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो है प्रथम जो है महानिदेशक बने थे। ठीक है, ये क्या बने थे, इसके प्रथम महानिदेशक बने थे। ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन बने थे। ठीक है, प्रथम जो महानिदेशक बने थे वो कौन बने थे, अलेक्जेंडर कनिंघम बने थे दोस्तों। ठीक है, तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, गुलाम वंश का वह शासक जिसने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों आपको बताना है गुलाम वंश का कौन सा ऐसा शासक था जिसने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। जिले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ईश्वर की छाया। ठीक है, ईश्वर की छाया। ठीक है, जिले इलाही। तो दोस्तों ये उपाधि किसने धारण की थी। ऑप्शन देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर नासिरुद्दीन महमूद। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, गुलाम वंश के किस शासक ने दोस्तों जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का बलबन। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बलबन ने दोस्तों जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है बलबन से। ठीक है, बलबन ने दोस्तों यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पर पूछा जा सकता है कि बलबन ने दोस्तों एक सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, थ्योरी ऑफ किंगशिप, यानी कि इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था, राजत्व का सिद्धांत। ठीक है, राजत्व का सिद्धांत दिया था। पूछ लिया जाएगा आपको, ठीक है, कि राजत्व का सिद्धांत जो है किसने दिया था। तो ये बलबन ने दिया था दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बलबन ने आपको पता है दो प्रथाएं चलाई थी, सिजदा और पैबूस। ठीक है, आपको सीधे पूछ लिया जाएगा सिजदा और पैबूस। ठीक है, सिजदा और पैबूस प्रथा किसने चलाई थी, ये भी दोस्तों किसने चलाई थी, बलबन ने चलाई थी। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों बलबन ने जो है रक्त और लौह की नीति भी अपनाई थी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट दोस्तों बलबन से आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 का आंसर करेंगे दोस्तों। 3 है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। आपको बताना है सत्यमेव जयते। ठीक है, यह किस उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन देखिए कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या फिर केनोपनिषद। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, सत्यमेव जयते। दोस्तों सत्यमेव जयते जो है इसका अर्थ होता है इस वाक्य का, सत्य की ही जीत होती है। तो दोस्तों ये किस उपनिषद से लिया है, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। सत्यमेव जयते दोस्तों ये आप जानते ही हैं भारत का राष्ट्रीय जो है आदर्श वाक्य है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य।
ठीक है, आदर्श वाक्य। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है जो मुंडकोपनिषद है दोस्तों, ये किससे संबंधित है आपको पूछा जा सकता है। ये है दोस्तों अथर्ववेद से संबंधित। ठीक है, किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, अथर्ववेद। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करना है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक बड़ा बांध बनवाया और हरिद्रा नदी से नहरें निकाली? ये क्वेश्चन मैंने दोस्तों आपको करा रखा है जब मैंने आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताया था। तो यहाँ पर किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया और हरिद्रा नदी से नहरें निकाली? ऑप्शन देखिए, हरिहर प्रथम, देवराय प्रथम, कृष्ण देवराय या फिर सदाशिव राय। क्या हो जाएगा 4 का राइट आंसर? 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देवराय प्रथम। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देवराय प्रथम की बात करें दोस्तों, तो देवराय प्रथम जो है ये विजयनगर साम्राज्य के शासक थे दोस्तों। इन्होंने तुंगभद्रा नदी पर एक बड़ा बांध बनवाया और हरिद्रा नदी से नहरें निकाली। ठीक है, और नहरों के निर्माण का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों इनका क्या था? राजधानी में जलापूर्ति सुनिश्चित करना और कृषि सिंचाई को बढ़ावा देना। ठीक है, साथ ही साथ एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि एक यात्री था इटालियन यात्री निकोलो कॉन्टी। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। निकोलो कॉन्टी। ठीक है, तो एक यात्री था दोस्तों ये निकोलो कॉन्टी, ये भारत की विजयनगर की यात्रा पर आया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, पूछा जाएगा आपको कि प्रसिद्ध इटालियन यात्री निकोलो कॉन्टी कब आया था, किसके शासनकाल में विजयनगर में आया था? ठीक है, तो याद रखेंगे देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कॉन्टी आया था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में आपको बताना है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जो 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, हड़प्पा के सभी जो स्थल हैं दोस्तों मैंने आपको 1 बाय 1 सारे करा रखे हैं। ठीक है, जिसने नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके उनको देखिए, वहाँ पर सारे जो हड़प्पा कालीन जो स्थल हैं वो सारे डिस्कस करे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जो 3 भागों में विभाजित था। ऑप्शन देखिए, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा या फिर चन्हूदड़ो। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कालीबंगा, सॉरी धौलावीरा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों धौलावीरा स्थल जो है 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन से 3 भाग हैं आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, पहला याद रखेंगे, पहला भाग है इसका दुर्ग। ठीक है, दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग है इसका मध्यम नगर। ठीक है, या इसको मध्य नगर भी कह सकते हैं या मध्यम नगर। ठीक है, मध्यम नगर दूसरा, और तीसरा याद रखेंगे निचला नगर। ठीक है, निचला नगर। ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल क्लास में बताया था अच्छे से। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों धौलावीरा आप जानती हैं, धौलावीरा कहाँ है? ये स्थल कहाँ है? ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कहाँ है? गुजरात की कच्छ में। ठीक है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है दोस्तों धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा दोस्तों अपनी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि जो धौलावीरा है दोस्तों इसको जो है यूनेस्को ने दोस्तों इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है धौलावीरा को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि धौलावीरा को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया। ठीक है, तो इसको विश्व धरोहर घोषित किया दोस्तों 2021 में। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, तारीख है शेरशाही के अनुसार शेरशाह सूरी ने अपराधियों को पकड़ने के लिए किस पर सामूहिक जिम्मेदारी डाली थी? तो आपको बताना है तारीख शेरशाही के अनुसार शेरशाह सूरी ने अपराधियों को पकड़ने के लिए किस पर सामूहिक जिम्मेदारी डाली थी, यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर डाली थी? ऑप्शन देखिए, सैन्य अधिकारियों पर, गांव के मुखिया यानी कि जिसको मुकद्दम कहा जाता था, मुकद्दम पर, या फिर परगना के सिकदार पर, या फिर पटवारी पर। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? गांव के मुखिया यानी कि मुकद्दम पर जो है दोस्तों ये जिम्मेदारी थी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तारीख फिरोजशाही के अनुसार याद रखेंगे शेरशाह सूरी ने जो है अपराधियों को पकड़ने के लिए गांव के मुखिया यानी कि मुकद्दम पर सामूहिक जिम्मेदारी डाली थी। ठीक है, याद रखेंगे।
चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में आपको बताना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, यहाँ पर याद रखेंगे माइक्रोलिथ, यानी कि आपके जो माइक्रोलिथ है औजार हैं किस काल में जो मुख्य रूप से आपके विशेषता थे, यानी कि जो माइक्रोलिथ औजार है वो किस काल की मुख्य विशेषता थे। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या फिर ताम्रपाषाण काल। तो ये मैंने आपको बताया था माइक्रोलिथ यानी कि दोस्तों जो जिनको हम बोलते हैं सूक्ष्म पाषाण। तो सूक्ष्म पाषाण औजार दोस्तों ये किस एज की विशेषता थी, ये मध्यपाषाण काल की विशेषता थी। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको जो है माइक्रोलिथ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका यहाँ पर मिस्टेक है तो माइक्रोलिथ करेंगे इसको, ठीक है। माइक्रोलिथ यानी कि सूक्ष्म पाषाण औजार जो है ये दोस्तों मध्य पाषाण काल की प्रमुख मुख्य विशेषता थी, ठीक है। ये औजार दोस्तों आकार में जो है बहुत छोटे होते थे, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं ये इतने छोटे होते थे, कितने छोटे, 1 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक, ठीक है। इसको याद रखेंगे। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे बागौर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से किस काल के पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। आपको बताना है बागौर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से किस काल के, ठीक है, किस काल के दोस्तों पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। पुरापाषाण, मध्यपाषाण या फिर नवपाषाण या फिर ताम्रपाषाण। दोस्तों एट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मध्यपाषाण काल, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बागौर जो है दोस्तों ये राजस्थान में जो है कोठारी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है, देखिए प्राचीन भारत में हिरण्य किस प्रकार का कर था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। हिरण्य जो है दोस्तों ये किस प्रकार का कर था। ऑप्शन देखिए, अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर, नगद रूप में लिया जाने वाला कर, धार्मिक कर या फिर सिंचाई कर। तो क्या हो जाएगा 9 का राइट आंसर। 9 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आपका राइट हो जाएगा। नगद रूप में लिया जाने वाला कर था दोस्तों हिरण्य, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था। तो आप सभी जानते हैं विक्रम संवत के बारे में। तो विक्रम संवत जो है दोस्तों ये कब से प्रारंभ हुआ, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा 57 ईसा पूर्व, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखेंगे विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व यानी कि 57 बीसी में हुआ था, ठीक है, ठीक है। परंपरा के अनुसार दोस्तों इसे उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में चलाया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस विक्रम संवत को अन्य नाम से भी जानते हैं, आपको पूछा जा सकता है। प्रारंभिक अभिलेखों में इसे जो है क्या कहा गया है, कृत संवत भी कहा गया है, ठीक है, कृत संवत, ठीक है, इसे कृत संवत कहा गया है। साथ ही साथ याद रखेंगे इसको मालव संवत भी कहा गया है, ठीक है, मालव संवत, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कभी ये भी आपके ऑप्शन में आ जाएंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 का आंसर करना है। 11 में है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में रक्त कोडगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे रक्त कोडगे शब्दावली का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो आपको विजयनगर साम्राज्य दोस्तों मैंने बताया था अच्छे से, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य में रक्त कोडगे शब्दावली का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए किया जाता था, या फिर युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले सैनिकों के परिवारों को दी गई कर मुक्त भूमि, या फिर राजकीय उपवन, या फिर व्यापारियों पर लगाया गया विशेष कर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यानी कि विजयनगर साम्राज्य में रक्त कोडगे शब्दावली का प्रयोग युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले सैनिकों के परिवारों को दी गई कर मुक्त भूमि के लिए किया जाता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित भक्त संतों को उनके जन्म कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो आपको इनके जन्म कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे पहले कौन है, उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है, इस क्रम में आपको लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आ जाएंगे बताइए। सही कालक्रम होगा, सबसे पहले आएंगे रामानुजाचार्य, ठीक है। ए फर्स्ट में आएंगे रामानुजाचार्य, फिर कौन सा आएंगे बताइए,
क्या रहेगा राइट आंसर इसका? पहले रामानुजाचार्य रहेंगे, फिर उसके बाद आपका निम्बागाचार्य आएंगे, उसके बाद फिर माधवाचार्य, फिर वल्लभाचार्य। ये सही क्रम है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वाला ही सही हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे। 13 है, चोल काल में ग्राम प्रशासन की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? आपको बताना है चोल काल, ठीक है। चोल काल में ग्राम प्रशासन की जानकारी जो है किस अभिलेख से प्राप्त होती है? यहाँ पर देखिए, ऐहोल अभिलेख, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख, नानाघाट अभिलेख या फिर उत्तर मेरूर अभिलेख। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का, चोल काल में ग्राम प्रशासन? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चोल काल में ग्राम प्रशासन की विस्तृत जानकारी जो है उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यह अभिलेख दोस्तों, ठीक है, यह अभिलेख दोस्तों आपको याद रखना है, यह अभिलेख जो है चोल शासक परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जो ये अभिलेख है ये किससे संबंधित है? चोल शासक परांतक प्रथम, ठीक है, परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 का आंसर करेंगे, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो ये कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है, कई बार मैंने आपको बताया। तो राइट आंसर 14 का क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा बताइए? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। 14 का, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पर इनकी दोस्तों आत्मकथा पूछी जा सकती है आपको। इनकी आत्मकथा क्या थी? ठीक है, आत्मकथा क्या थी? इनकी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे, फतुहात फिरोज शाही, ठीक है, फतुहात और फिरोज शाही, फतुहात फिरोज शाही जो है इनकी क्या है? आत्मकथा है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध विद्वान कौन था? तो ये आपको बताया था मैंने महमूद गजनवी के बारे में। तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला विद्वान कौन था? ऑप्शन देखिए, इब्न बतूता, अल बरूनी, फिरदौसी या फिर अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा 15 का राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा अल बरूनी, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध विद्वान कौन था? अल बरूनी था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इनकी जो है कुछ इनकी जो कृतियां हैं वो पूछी जाती हैं अल बरूनी की, तो आपको ध्यान रखना है इनकी प्रसिद्ध कृति कौन सी है, पूछी जाती है, ठीक है। इनकी प्रसिद्ध कृति है दोस्तों किताबुल हिंद, किताबुल हिंद, ठीक है, ठीक है। किताबुल हिंद, या जिसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? किताबुल हिंद या कि तहकीक हिंद भी कहते हैं, ठीक है, तहकीक हिंद, तहकीक, तहकीक हिंद, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में बताना है दोस्तों आपको, हड़प्पा सभ्यता की धौलावीरा स्थल की खुदाई जेपी जोशी के बाद जो है विस्तृत रूप से किसने की थी? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको धौलावीरा अच्छे से करवा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है धौलावीरा स्थल की जो खुदाई है जेपी जोशी ने की, तो जेपी जोशी के बाद जो है इसका विस्तृत रूप से जो है किसने किया था इसकी खुदाई? ऑप्शन देखिए, आर एस बिस्ट, बीबी लाल, एस आर राव या फिर माधव स्वरूप वत्स। क्या हो जाएगा राइट आंसर 16 का? 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? आर एस बिस्ट, ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, आर एस बिस्ट, ठीक है, यानी कि रविंद्र सिंह बिस्ट, ठीक है। कभी इनका पूछ लिया जाएगा आपको नाम, तो रविंद्र, रविंद्र सिंह बिस्ट, ठीक है, रविंद्र सिंह याद रखेंगे। तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने दोस्तों इसको जो है विस्तार से जो है विस्तृत रूप से जो है इसका बाद में खुदाई की थी, ठीक है। चलिए
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में आपको बताना है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन देखिए, पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित कौन था? चलिए बताइए क्या रहेगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित कौन था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध महान व्याकरणविद पतंजलि थे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे दोस्तों। 18 है, ससगामी सिक्का किस धातु का बना होता था और इसका मूल्य कितना था? आपको बताना है ससगामी ससगामी सिक्का जो है किस धातु का बना होता था और इसका मूल्य कितना होता था। देखिए, स्वर्ण 1/2 दिनार, या तांबा 1/4 जीतल, या फिर चांदी 6 जीतल के बराबर, या फिर कांसा 10 जीतल के बराबर। तो दोस्तों यहाँ पर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों याद रखेंगे सल्तनत काल में, ठीक है, सल्तनत काल में ससगामी सिक्का जो है चांदी मिश्रित धातु का बना होता था। किसका बना होता है? किसका बना होता था? चांदी मिश्रित धातु का बना होता था और इसका मूल्य जो है 6 जीतल के बराबर था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, याद रखेंगे जो ये सिक्का है आपका चांदी का, यानी कि जो मैंने अभी बताया आपको, ये मिश्रित धातु का बना था, ठीक है, जिसका मूल्य 6 जीतल के बराबर था। इस सिक्के को सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने लेन देन की सुविधा के लिए जारी किया था। तो आपको पूछा जा सकता है किसने इसको जारी किया था। ठीक है, किसने जारी किया था इसको? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक ने दो जो है दोस्तों छोटे सिक्के भी, इसने तांबे के छोटे सिक्के भी जारी किए थे। कौन कौन से थे? तो आपको ये याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों, याद रखेंगे, अद्धा और बिख। ठीक है, पहला याद रखेंगे अद्धा और बिख। ठीक है, आपको सीधे पूछ लिया जाएगा दोस्तों, अद्धा और बिख जो है सिक्का जो है किसने, ये सिक्के किसने चलाए? ठीक है, याद रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक ने अद्धा और बिख नामक तांबे के छोटे सिक्के चलाए। ठीक है, ये सिक्के किसके थे? तांबे के। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों, पूछ लिया जाएगा आपको कि अद्धा और बिख जो है ये किस धातु के सिक्के थे? तांबे के थे दोस्तों, और किसने चलाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 है दोस्तों, संगम युग में चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? दोस्तों संगम युग की बात हो रही। ठीक है, तो संगम युग में दोस्तों चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष, मछली, बाघ, हाथी। क्या हो जाएगा 19 का राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 का, क्या हो जाएगा? धनुष। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, संगम युग में चेर राजवंश का जो राजकीय प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? धनुष था दोस्तों। चेर शासकों को दोस्तों क्या कहा जाता है? चेर शासकों को विल्लवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विल्लवर। विल्लवर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपको सीधे पूछा जाएगा कि विल्लवर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जो आपकी जो संगमकालीन साहित्य में जो चेर राज्य है ये आपका आता है आधुनिक केरल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो ये यहाँ पर जो विल्लवर था दोस्तों, ये विल्लवर किसे कहा जाता है? चेर शासकों को विल्लवर कहा जाता है। क्यों? जिसका अर्थ है, विल्लवर का अर्थ क्या है? धनुर्धर। ठीक है, क्या है? धनुर्धर। इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, संगम युग में चेर राजवंश का राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष था। चेर शासकों को क्या कहा जाता है? विल्लवर भी कहा जाता है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है धनुर्धर। ठीक है, संगमकालीन साहित्य में दोस्तों जो चेर राज्य है ये आधुनिक केरल की राजधानी, केरल, आधुनिक केरल जो है इसको चेर राज्य जो है आधुनिक केरल में आता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आधुनिक केरल की राजधानी वज्जी और बंदरगाह जो है मुचरी का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। ठीक है, ये भी साथ में ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करवा रखा है। इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान-ए-चहलगानी को किसने समाप्त किया?
चलिए बताइए। सीधे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा आपको कि तुर्कान चहलगानी को किसने गठित किया। ठीक है, तो नाम याद रखेंगे इल्तुतमिश का। ठीक है, इल्तुतमिश ने दोस्तों इस 40 गुलामों के दल का गठन किया था तुर्कान चहलगानी। दोस्तों इसको समाप्त किसने किया था ये पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। तो आप सभी जानते हैं 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बलबन ने दोस्तों समाप्त किया था तुर्कान चहलगानी को। ठीक है, याद रखेंगे। इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान चहलगानी यानी कि चालीसा दल भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसको बलबन ने समाप्त किया था दोस्तों। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। चलिए 21 का आंसर करेंगे। 21 है दोस्तों, सूफी संत किस सूफी संत ने जो है कव्वाली को ईश्वर की आराधना का माध्यम बताया था और जिसे संगीत के कारण उलेमाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। ऑप्शन देखिए, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, शेख अहमद सरहिंदी या फिर शाह नियामतुल्लाह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 का। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, किस सूफी संत ने कव्वाली को ईश्वर की आराधना का माध्यम बताया है। तो राइट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने कव्वाली को जो है ईश्वर की आराधना का माध्यम बताया, जिसका उलेमाओं ने क्या किया था, विरोध किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों चिश्ती सिलसिले के संत संगीत को ईश्वर प्रेम और रूहानी सुकून का जरिया मानते थे ये। और साथ ही साथ निजामुद्दीन औलिया जो है दिल्ली में गयासपुर में रहते थे और उन्हें महबूब इलाही के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, इनको किस नाम से जाना जाता है, आपको पूछा जा सकता है कि निजामुद्दीन औलिया को किस नाम से जाना जाता है, महबूब इलाही। ठीक है, महबूब महबूब और महबूब इलाही। ठीक है, ध्यान रखेंगे, महबूब इलाही किसको कहा जाता है, निजामुद्दीन औलिया को। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों जो अमीर खुसरो हैं, मैंने बताया था अमीर खुसरो उनके क्या थे, प्रमुख शिष्य थे। यानी कि निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे वो कौन थे, अमीर खुसरो। ठीक है, प्रमुख शिष्य थे अमीर खुसरो। पूछा जाता है अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। ठीक है, अमीर खुसरो। क्लियर है। तो सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में आपको बताना है अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की चर्चा है। तो आपको बताना है दोस्तों, मैंने अशोक के शिलालेख आपको बताए। ठीक है, तो अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की चर्चा है। ऑप्शन देखिए, प्रथम शिलालेख, चतुर्थ शिलालेख, नवम शिलालेख या फिर एकादश शिलालेख। क्या हो जाएगा 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्रथम शिलालेख। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, अशोक के प्रथम बृहद शिलालेख में पशु बलि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की चर्चा है। ठीक है, इसमें अशोक ने दोस्तों आदेश दिया कि यहाँ कोई भी जीव मारकर बलि न दी जाए और न ही कोई समाज उत्सव किया जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 में आपको बताना है अमीर खुसरो जिन्हें तोता ए हिंद कहा जाता है किसके दरबारी कवि थे। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, अमीर खुसरो जो है किसके जो है दरबारी कवि थे, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर बताइए 23 का। 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमीर खुसरो जो है ये किसके दरबारी कवि थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे दोस्तों अमीर खुसरो। ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपको। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक दोस्तों खजाइन उल फुतूह में अलाउद्दीन के सैन्य अभियानों और बाजार नियंत्रण का वर्णन किया है। ठीक है, इनकी पुस्तक कौन सी है आपको याद रखना है। ठीक है, इन्होंने जो है अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतूह, ठीक है, खजाइन उल फुतूह, ठीक है, खजाइन उल फुतूह। इसमें दोस्तों खजाइन उल फुतूह में अमीर खुसरो ने जो है अलाउद्दीन के सैन्य अभियानों और बाजार नियंत्रण नीति का जो है वर्णन किया है। तो ध्यान रखेंगे, खजाइन उल फुतूह दोस्तों ये किसकी पुस्तक है, तो ये अमीर खुसरो की पुस्तक है। इसमें अमीर खुसरो ने जो है अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों और बाजार नियंत्रण नीति का वर्णन किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता
के रचयिता कौन है? तो आपने पढ़ा है दोस्तों पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता, इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन देखिए आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर या फिर भास्कराचार्य। तो दोस्तों 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वराहमिहिर। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 24 का। वराहमिहिर जो है दोस्तों ये गुप्त काल के जो है एक खगोल शास्त्री थे। क्या थे? गुप्त काल के खगोल शास्त्री। ठीक है, गुप्त काल के क्या थे? खगोल शास्त्री। अभी आपको पूछ लिया जाएगा तो याद रखेंगे, खगोल शास्त्री। ठीक है, इन्होंने दोस्तों पंच सिद्धांतिका और वृहद संहिता की रचना की थी। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है पंच सिद्धांतिका में तत्कालीन 5 खगोलीय सिद्धांतों जैसे आपका सूर्य, वशिष्ठ, रोमक, पोलिस और पैतामह का विवेचन किया गया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में करवा रखा है। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? ठीक है, तो बताइए जौनपुर नगर की स्थापना जो है किसकी स्मृति में की गई थी? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर इब्राहिम लोदी? क्या हो जाएगा राइट आंसर 25 का? जौनपुर नगर की स्थापना दोस्तों किसने की थी? ठीक है, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में? आपको स्मृति पूछी दोस्तों, किसकी स्मृति में की गई थी? ठीक है, किसने स्थापना की नहीं पूछा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसकी स्मृति में जो है इसकी स्थापना की गई थी जौनपुर नगर की? तो 25 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि जौना खां की स्मृति में इस नगर की स्थापना की गई थी दोस्तों, जौनपुर की। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई और किसने की, ये आपको याद रखना है। जौनपुर जो है दोस्तों, इस नगर की जो स्थापना है वो की गई थी 1359 में। ठीक है, 1359 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? तो किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने की। किसकी स्मृति में की? तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की। ठीक है, दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करेंगे। उत्तर वैदिक कालीन यजुर्वेद में सतनाम शब्द का प्रयोग मिलता है। यह मुख्य रूप से किस धातु का बना मापक या सिक्का था? तो दोस्तों आपको मैंने बताया था सतमान जो सिक्का था दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है ये मुख्य रूप से किस धातु का बना मापक सिक्का था? स्वर्ण, रजत, तांबा या फिर कांसा? क्या हो जाएगा राइट आंसर? मैंने आपको बताया था उत्तर वैदिक काल, जब मैंने आपको बताया था वहां पर मैंने बताया था आपको ये सतमान जो सिक्का चला था ये किस धातु का था? तो 26 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का राइट आंसर हो जाएगा किसका था ये? बताइए। उत्तर वैदिक कालीन दोस्तों सतनाम जो शब्द है मुख्य रूप से जो है रजत। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रजत यानी कि सिल्वर। ठीक है, रजत यानी कि सिल्वर धातु के बने मापक या सिक्के के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। साथ ही साथ सतमान जो है दोस्तों, इस सतमान का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? 100 मान। ठीक है, सतमान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सतमान का इसका शाब्दिक अर्थ होता है 100 मान। ठीक है, 100 मान। क्लियर है, तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 में आपको बताना है दोस्तों तारीख फिरोजशाही के लेखक कौन है? चलिए आंसर कीजिए, तारीख फिरोजशाही के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए, जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, अलबरूनी या फिर मिनहाज उस सिराज। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? तारीख फिरोजशाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, 27 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करेंगे। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? चलिए बताइए, गोपथ ब्राह्मण ये भी मैंने आपको बताया किस वेद से संबंधित है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? क्या हो जाएगा? गोपथ ब्राह्मण जो है यह एकमात्र दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ है किसका? अथर्ववेद का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर आपका 28 का राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे गोपथ ब्राह्मण जो है ये अथर्ववेद से संबंधित एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 29।
29 में आपको बताना है दोस्तों ताजिक कौन थे। तुर्की विदेशी अमीर थे, तुर्की दास थे, गैर तुर्की विदेशी अमीर थे या फिर कुतबी अमीर थे। क्या हो जाएगा राइट आंसर 29 का? ताजिक क्या थे? 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गैर तुर्की विदेशी अमीर थे। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ताजिक जो है, ताजिक ताजिक दिल्ली सल्तनत काल में, ठीक है, सल्तनत सल्तनत काल में, ध्यान रखेंगे सल्तनत काल में गैर तुर्की विदेशी अमीर थे। ये मूल रूप से दोस्तों कहाँ के थे? फारस के थे, यानी कि फारसी यानी कि ईरानी थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। 30 में आपको बताना है दोस्तों ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के बारे में, ये मैंने बताया था आपको ताम्र पाषाण काल। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है, देखिए पहला कथन है ताम्र पाषाणकालीन लोग मुख्यतः जो है ग्रामीण समुदाय में रहते थे। दूसरा देखिए दैमाबाद दैमाबाद क्या है? दैमाबाद का यथा संस्कृति का स्थल है। तो यहाँ पर 30 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? दैमाबाद जो है काइथा संस्कृति का, ठीक है, तो काइथा संस्कृति है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो दैमाबाद काइथा संस्कृति का स्थल है या पहला, कौन सा इसमें सही रहेगा बताइए 30 में? देखिए दोस्तों इसमें कथन एक जो है फर्स्ट वाला जो है यही सही है, ठीक है, दूसरा गलत है। देखिए ताम्र पाषाणकालीन लोग जो है मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में रहते थे। ठीक है, ये आपका सही है पहला वाला, तो यहाँ पर केवल एक सही है फर्स्ट वाला, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दैमाबाद दोस्तों ये काइथा संस्कृति का नहीं बल्कि जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा और प्रमुख स्थल है। ठीक है, तो यहाँ पर काइथा संस्कृति को ध्यान रखेंगे। काइथा संस्कृति दोस्तों ये जो है जोरवे संस्कृति, जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा और प्रमुख स्थल है। ठीक है, दैमाबाद। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दैमाबाद से कांसे तथा कांसे का रथ चलाता हुआ मनुष्य और गैंडा जैसी भारी धातु की वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई। मैंने बताया था आपको दैमाबाद। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि जो आपका बी कथन है दैमाबाद ये कायथा संस्कृति का नहीं है बल्कि दैमाबाद जो है जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा और प्रमुख स्थल है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनकी केवल एक सही है इसमें। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 का आंसर करेंगे किस मुगल शासक ने विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित किया और आमेर का नाम जो है मोमिनाबाद रखा? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखिए औरंगजेब, बहादुर शाह, फारूक शेर या फिर मोहम्मद शाह। क्या हो जाएगा राइट आंसर 31 का? किस मुगल शासक का नाम बताना है। किस मुगल शासक ने विजय सिंह को जो है आमेर का शासक घोषित किया और आमेर का नाम जो है क्या रखा? मोमिनाबाद रखा। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका बहादुर शाह। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम करेंगे इसको। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम ने दोस्तों विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित किया और आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा। मोमिनाबाद या इसको कह सकते हैं आप इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, ठीक है, इस्लामाबाद भी ऑप्शन में होगा यहाँ पर, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। चलिए 32 में दोस्तों आपको जो है सही जो है कालानुक्रमित करना है, सही क्रम में लगाना है। ठीक है, देखिए क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को जो है कालानुक्रमित व्यवस्थित करें व सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का है, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी, देवगिरी में की थी, मालवा में की थी, चित्तौड़ में की थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो सही क्रम क्या रहेगा? सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ विजय प्राप्त की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा बताइए? सबसे पहले जो है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की बात हो रही है। मैंने आपको डिटेल में जो है अलाउद्दीन खिलजी को समझा रखा है। ठीक है, डिटेल में इसके अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए हैं। ठीक है,
आप जो है डिटेल क्लास को जरूर देखें। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले गुजरात को विजिट किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। सबसे पहले गुजरात को विजिट किया था, कब किया था अगर पूछा जाता है तो ये किया था 1299 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ विजय प्राप्त की, दूसरा याद रखेंगे चित्तौड़। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे चित्तौड़। चित्तौड़ में कब जो है विजय प्राप्त की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, 1303 में। ठीक है, 1303 ईस्वी में की थी। ठीक, उसके बाद देखिए, पहले गुजरात पर विजय प्राप्त किया अलाउद्दीन खिलजी ने, फिर उसके बाद चित्तौड़ पर, उसके बाद फिर कहाँ की, मालवा। ठीक है, मालवा पर विजय प्राप्त की दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा मालवा में की, कब की पूछा जाएगा तो याद रखेंगे 1305 ईस्वी में। ठीक है, 1305 ईस्वी में की। ठीक, और उसके बाद लास्ट में जो है देवगिरी पर विजय प्राप्त की दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने, चौथा ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो देवगिरी में दोस्तों कब विजय प्राप्त की, तो ये भी याद रखेंगे 307-8 में। ठीक है, 307-8 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा। पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा किस ऑप्शन में है आपका, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और आपको अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर कब विजय प्राप्त की, चित्तौड़ में कब विजय प्राप्त की, ठीक है, और गुजरात में कब विजय प्राप्त की, और मालवा में कब विजय प्राप्त की। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले गुजरात में विजय प्राप्त की 1299 ईस्वी में, उसके बाद फिर चित्तौड़ में की 1303 ईस्वी में, उसके बाद फिर मालवा में की 1305 ईस्वी में, उसके बाद देवगिरी में की 1307-8 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ये भी मैंने आपको करा रखा है दोस्तों। ठीक है, 33 वाला, जब मैंने आपको नंद वंश के बारे में बताया था। आपको बताना है निम्न में से कौन जो है सर्व छत्रांतक कहा जाता है। किसको कहा जाता है सर्व छत्रांतक, बताइए। बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग या फिर महापद्मनंद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 33 का, सर्व छत्रांतक यानी कि सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला सर्व छत्रांतक किसको कहा गया है, मैंने बताया था आपको। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का महापद्मनंद। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। महापद्मनंद जो है दोस्तों, आप जानती हैं ये कौन थे, ये थे दोस्तों नंद वंश के संस्थापक। ठीक है, कौन थे ये, नंद वंश के क्या थे, संस्थापक थे दोस्तों। ठीक है, महापद्मनंद। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्लियर है। इन्होंने दोस्तों इनको जो है नंदवंश के संस्थापक महापद्मनंद को सर्व छत्रांतक यानी कि सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता था। ठीक है, पुराणों में दोस्तों इनको क्या कहा गया है पूछा जाता है। महापद्मनंद को पुराणों में कहा गया है, क्या कहा गया ये भी बताया था मैंने आपको। पुराणों में क्या कहा गया है इनको, पुराणों में इनको कहा गया है भार्गव। ठीक है, याद आ रहा होगा अगर आपने देखा होगा तो डिटेल क्लास। तो भार्गव इनको जो है पुराणों में कहा गया है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों भार्गव कहा गया है, भार्गव का मतलब होता है दूसरे परशुराम का अवतार इनको माना गया है। साथ ही साथ दोस्तों इनको एक राट की उपाधि भी मिली थी, महापद्मनंद को एक राट। ठीक है, एक राट की उपाधि आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है किसको जो है नंदवंश के किस शासक को एक राट की उपाधि दी गई थी। तो एक राट का मतलब होता है एकमात्र सम्राट। ठीक है, एकमात्र सम्राट। ठीक है, एकमात्र सम्राट की उपाधि किसको मिली थी, तो याद रखेंगे महापद्मनंद को मिली थी दोस्तों। ठीक है, सारे फैक्ट आपको याद रखने महापद्मनंद से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करेंगे। 34 है, गुप्तकालीन ग्राम सभा के पदाधिकारियों में कौन सम्मिलित नहीं था। आपको बताना है गुप्तकालीन ग्राम सभा में दोस्तों सभा के पदाधिकारियों में कौन सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन देखिए, कुटुम्बिन, अष्टकुलाधिकारी, महत्तर या फिर सार्थवाक। तो यहाँ पर राइट आंसर 34 का क्या हो जाएगा, 34 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी, सार्थवाक। ठीक है, ये सम्मिलित नहीं थे दोस्तों, बाकी तीनों जो है ये गुप्तकालीन ग्राम सभा के पदाधिकारियों में शामिल थे। कुटुम्बिन हो गया, अष्टकुलाधिकारी हो गया और महत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में 35 का आंसर करेंगे। निम्न में से 1850 में फतेहपुर सीकरी में आने वाले त्रिसद स्थायी जेसुइट शिष्टमंडल का सदस्य नहीं था। आपको यहाँ पर बताना है
क्वेश्चन नंबर 35 में 1850 में फतेहपुर सिकरी में आने वाले आपके जो जेसुइट शिष्टमंडल था दोस्तों, इसके सदस्य कौन नहीं थे? ऑप्शन देखिए, फादर रुडोल्फ एक्वाविया, फादर एंटोनी डी मोन्सेरेट, फादर जूलियन परेरा या फिर फादर फ्रांसिस हेनरिक्स। क्या हो जाएगा 35 का राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जेसुइट शिष्टमंडल का सदस्य कौन नहीं था? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा फादर जूलियन परेरा। ठीक है, याद रखेंगे। तो फादर जूलियन परेरा याद रखेंगे, फादर जूलियन परेरा ये बंगाल के थे दोस्तों। बंगाल के क्या थे? विकार थे बंगाल के। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कई बार करवा रखा है। आपको बताना है 10 राग युद्ध जो है, जिसे हम 10 राजाओं का युद्ध कहते हैं, ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो आप जानती हैं किस नदी के तट पर लड़ा गया था। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का राइट आंसर हो जाएगा पुरुषनी नदी के तट पर। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 36 का याद रखेंगे। 10 राग युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स, ठीक है, आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। पुरुषवी कहें या फिर रावी कहें, ठीक है, दोनों ऑप्शन में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कि जो आपका बैटल ऑफ 10 किंग्स यानी कि 10 राग की युद्ध है, ये पुरुषवी यानी कि आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसका वर्णन दोस्तों हमें ऋग्वेद के किस मंडल से मिलता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ऋग्वेद के किस मंडल से हमें इसका वर्णन मिलता है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल से हमें इसका वर्णन मिलता है। याद रखेंगे 7वें मंडल से। क्लियर है? तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। इस युद्ध में दोस्तों भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के साथ जो है युद्ध किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। चलिए 37 का आंसर कीजिए। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? सारनाथ स्तंभ या फिर लौरिया नंदन स्तंभ या फिर संकीसा स्तंभ या फिर रामपुरवा स्तंभ। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका संकीसा स्तंभ। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 37 का मौर्यकालीन है दोस्तों ये संकीसा स्तंभ। ये कहाँ है? आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 में आपको बताना है दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? ये सारी चीजें दोस्तों मैंने आपको बता रखी हैं। जितने भी आपकी बौद्ध संगीति हुई हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए? चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो 38 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए क्या होगा राइट आंसर 38 का? वसुमित्र। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कनिष्क के शासनकाल में दोस्तों कौन सी संगीति हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ हुई थी अगर पूछा जाता है तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है दोस्तों ये हुई थी कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर की कुंडलवन में हुई थी। कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ये हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है इस संगीति के जो अध्यक्ष थे कौन थे? वसुमित्र थे। ठीक है, और आपको इसका उपाध्यक्ष भी पूछा जा सकता है, यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष कौन था? ठीक है, उपाध्यक्ष। तो इसका उपाध्यक्ष कौन था बताइए? उपाध्यक्ष था दोस्तों इसका कौन था? अश्वघोष। ठीक है, याद रखेंगे अश्वघोष। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको साथ ही साथ याद रखनी है। साथ ही साथ दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या हुआ मैंने बताया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति में दोस्तों जो आपका बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म जो है यहाँ पर दो भागों में विभाजित हो गया था बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का बताइए, एकता प्रणाली को भारत में किसने संस्थागत रूप दिया था? एकता प्रणाली आप सभी जानते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा 39 का राइट आंसर हो जाएगा एकता प्रणाली। ई से याद रखेंगे, एकता इल्तुतमिश, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका 39 का राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 40 पर। 40 का बताना है आपको, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चलिए बताइए, गुप्त संवत की शुरुआत जो है किसने की थी? श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर समुद्रगुप्त? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 40 का गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, ठीक है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, लेकिन कब की थी ये भी आपको याद रखना है। गुप्त संवत आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसका जो आरंभ है दोस्तों कब से कब तक माना जाता है? 319 से लेकर 320, 319-20 ईस्वी में जो है गुप्त संवत जो है क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था, ठीक है। याद रखेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। 41 में दोस्तों आपको बताना है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनिए, ठीक है। पहला देखिए क्या है, पहला है दस्ताने अमीर हमजा ग्रंथ में 360 कहानियां एवं 2400 चित्र हैं। दूसरा देखिए, दस्ताने अमीर हमजा पर फारसी शैली का प्रभाव है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि दोनों एक तथा दो सत्य हैं, एक सत्य है दूसरा सत्य है, एक असत्य है पहला दूसरा सत्य है। तो क्या रहेगा इसमें? दोनों एक और दो सत्य हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 41 का? दोनों सत्य हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे इसको। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। दास्तान अमीर हमजा और दास्तान अमीर हमजा ग्रंथ में कितनी कहानियां हैं? 360। और चित्र कितने हैं? 2400 चित्र हैं। उसी प्रकार दास्तान अमीर हमजा जो है ये फारसी शैली से प्रभावित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, दास्तान अमीर हमजा या जिसको हमजा नामा भी इसको कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपको बताना है। 42 में निम्न में से किस शासक ने पिट्टेन पल्लाई के लेखक को प्रभुत मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं दी थी? ऑप्शन देखिए, करिकाल, नेंडुजेरल और सेन गुटवन या फिर नेडू जिनेलियन। क्या हो जाएगा राइट आंसर 42 का? तो यहां पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 का? पट्टियन पाल्लई के लेखक को प्रभुत मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं दी थी, किस शासक ने दी थी? ऑप्शन होगा 42 का दोस्तों राइट आंसर होगा करिकाल, ठीक है। करिकाल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये करिकाल दोस्तों ये संगमकालीन शासक रहे हैं, ठीक है, आपको याद रखना है संगमकालीन शासक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 में आपको बताना है दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में है, फतेहपुर सिकरी, अजमेर या फिर गुलबुर? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूफी संत हैं दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह कहाँ है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में है, ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अजमेर राजस्थान में दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने भारत में जो है चिश्ती सिलसिला की नींव रखी थी, ठीक है। साथ ही साथ इनकी जो मजार है दोस्तों वहाँ पर जो है कौन सा मेला लगता है? आपको याद रखना है उर्स मेला लगता है, ठीक है, उर्स, ध्यान रखेंगे। उनकी मजार पर प्रति वर्ष जो है उर्स मेला लगता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपको बताना है, सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने किसकी देखरेख में करवाई थी? सुदर्शन झील के बारे में मैंने आपको बताया था। सुदर्शन झील की जो मरम्मत है दोस्तों रुद्रदामन ने किसकी देखरेख में करवाई थी? ऑप्शन देखिए, तुषार, आर्यमन, सुविशाख या फिर गणेंद्र? क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुविशाख, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सुदर्शन झील की मरम्मत जो है शक शासक रुद्रदामन ने सुविशाख की देखरेख में करवाई थी। सुविशाख रुद्रदामन का जो है पहलव वंशीय प्रांतीय गवर्नर था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 45 का आंसर करें।
आदि ग्रंथ या जिसे हम गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, इसका संकलन किसने किया था? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ का संकलन दोस्तों किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, गुरु अर्जुन देव दोस्तों ये सिखों के जो है कौन से क्रम के ये गुरु थे? तो ध्यान रखेंगे, ये सिखों के कौन से गुरु थे? 5वें गुरु थे, 5वें। ठीक है, 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन। इसका संकलन कार्य कब पूरा हुआ, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब का जो संकलन कार्य है ये पूरा हुआ था दोस्तों 1604 ईस्वी में। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन कार्य कब पूर्ण हुआ था? ठीक है, 1604 में पूर्ण हुआ था दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 46 में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुद्रदामन के बारे में सही है? ठीक है, पहला देखिए वह सहरात्र वंश का था। दूसरा देखिए वह एक सातवाहन शासक से परास्त हुआ था। तीसरा देखिए जूनागढ़ के अभिलेखानुसार उसने स्वयं को महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी, या फिर उसका जूनागढ़ अभिलेख प्राकृत भाषा में था। तो यहाँ पर रुद्रदामन के बारे में सही आपको बताना है। 46 में क्या हो जाएगा सही? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है रुद्रदामन के बारे में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 का? मैंने आपको बताया था जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, तो इसी से आपको यहाँ पर क्वेश्चन पकड़ लेना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार दोस्तों इसने स्वयं को जो है महाक्षत्रप की उपाधि इसने स्वयं को दी थी। ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 आंसर करना है विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो ये पूछा जाता है दोस्तों हमेशा। ठीक है, आप सभी ने कई बार दोस्तों इसको पढ़ा होगा। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा इसमें 47 का क्या हो जाएगा? रामानुजाचार्य। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इस दर्शन के अनुसार ब्रह्मा यानी कि ईश्वर सर्वोच्च है। ठीक है, तथा जीव यानी कि आत्मा और जगत सत्य होते हुए भी ईश्वर पर आश्रित हैं। तो ये दोस्तों ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर करना है। 48 है किसको चौहानों का मूल स्थान माना जाता है? चौहानों का मूल स्थान माना जाता है अजमेर को, दिल्ली को, या फिर सपादलस को, या फिर अहिछत्रपुर को? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 48 का? सपादलक्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा 48 का। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे चौहानों का मूल स्थान जो है सपादलक्ष को माना जाता है। ठीक है, या इसका आप कह सकते हैं सांभर या सांभरी इसको भी कहते हैं। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ है 1.25 लाख गांव का समूह। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं 49 का आपको आंसर करना है। 49 है दोस्तों नासदी सूक्त निम्नलिखित किस वेद से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नासदी सूक्त आपको बताना है ये किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 49 का? बताइए। 49 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो नासदी सूक्त है ये ऋग्वेद से दोस्तों क्या है? ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, साथ ही साथ ये ऋग्वेद के किस मंडल का हिस्सा है अगर आपको पूछा जाता है? तो ऋग्वेद के दोस्तों ये 10वें मंडल का हिस्सा है। ठीक है, इसको भी ध्यान में आप रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते हुए चलो कि यहाँ पर आपको याद रखना है ऋग्वेद के 10वें मंडल का हिस्सा है नासदी सूक्त, और इसे जो है सृष्टि उत्पत्ति सूक्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नासदी सूक्त को क्या कहा जाता है? सृष्टि उत्पत्ति सूक्त। ठीक है, पूछ लिया जाएगा तो आपको सृष्टि ये वाला आपको पूछ लिया जाएगा कि सृष्टि उत्पत्ति सूक्त। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाएगा, तो दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, दोनों एक ही हैं। सृष्टि उत्पत्ति सूक्त। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसे जो है यानी कि नासदी सूक्त को सृष्टि उत्पत्ति सूक्त भी कहा जाता है। इसमें दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में गंभीर चिंतन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, इसका आंसर कीजिए।
हड़प्पन सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान जो है बलूचिस्तान में स्थित है? ऑप्शन देखिए, सोतका कू, रहमान डेरी, गुमला या फिर मुंडीगाक। क्या हो जाएगा राइट आंसर 50 का? फिफ्टी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोतका कू। ठीक है, सोतका कू ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हड़प्पन सभ्यता से संबंधित सोतका कू स्थल जो है ये कहाँ है दोस्तों? बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। और आज की वीडियो दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन लिए हैं आज की वीडियो में। आगे भी दोस्तों ये पेपर फर्स्ट का हम आपको जो है प्रैक्टिस करा रहे हैं और साथ ही साथ पेपर 2 भी आपका साथ साथ चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों जब तक पेपर होता है आपका तब तक दोस्तों लगातार जो है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपके सिलेबस को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।